स्टडी विद में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय नामक चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो 5 चैप्टर में सिर्फ एक ही प्रश्नावली है 5.1। तो पहला सवाल इसका दिया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है और कारण भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये कथन आपका असत्य है। ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे खींच दिया, से नीचे भी खींच जाएगी, इधर भी खींच जाएगी, इधर भी खींच जाएगी। अनेक का मतलब एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, दूसरा स्टेटमेंट में दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो दो भिन्न बिंदु ए बी, तो इससे होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा हो सकती है। तो ये कथन भी असत्य है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो एक शांत रेखा, यूक्लिड ने शांत रेखा, आपने रेखाखंड पढ़ा होगा, तो जो रेखाखंड है वही उसी को यूक्लिड ने शांत रेखा कहा है। तो एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक शांत रेखा हो गई। ये भी शांत रेखा क्या, शांत रेखा को रेखाखंड कहते हैं। शांत रेखा क्या होती है? वह रेखा जिसका अंत बिंदु, जिसके दोनों साइड अंत बिंदु होते हैं। एक पहले साइड ये ए अंत बिंदु है और इसका दूसरा साइड जो है बी अंत बिंदु है। तो इसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये कथन आपका सत्य होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ये कथन सत्य है। तो त्रिज्या क्या होती है? किसी वृत्त की परिधि को उसके वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं। तो जब दो वृत्त सेम होंगे तो उनकी त्रिज्याएं भी सेम होंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि ए बी, ये आपका चित्र दिया है, यदि आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो ये कथन भी सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ए बी बराबर आपका दिया है पी क्यू, समीकरण 1 हो गया है आपका। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है पी क्यू बराबर एक्स वाई, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से हम पी क्यू का मान रखते हैं। तो पी क्यू बराबर ए बी दिया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा एक्स वाई। तो ए बी बराबर एक्स वाई सत्य होगा। उसके बाद नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं? आप इन्हें परिभाषित कर पाएंगे। तो पहला दिया समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं, माना पहली एक रेखा है ए बी, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, वो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर बिंदु पर एक समान होती है। यहाँ पर अगर ये 5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला लंब रेखाएं। तो ऐसी दो रेखाएं, एक रेखा ए बी हो गई, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को इस प्रकार काटती हैं कि उनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश का हो। तो एक रेखा ए बी है और दूसरी रेखा ए सी है। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पे बनने वाला कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो उसे हम लंब रेखा कहते हैं। इसके बाद तीसरा दिया है रेखाखंड। तो रेखाखंड भी होता है, रेखाखंड ऐसी रेखा जिसके दोनों साइड अंत बिंदु होते हैं, दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? माना ये वृत्त का केंद्र, यहाँ पे प्रकाश की नोक रखी गई और यहाँ पेंसिल की नोक रख के इसको खींचा गया। तो वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे वो भी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी। इसे आर से प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है वर्ग। तो
तो वर्ग क्या होता है, वो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का, उसे हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी, और इसका प्रत्येक कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। इसके बाद नंबर दिया है, नीचे दी धारणा पर विचार कीजिए कि दो भिन्न बिंदु ए बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। तो दो भिन्न बिंदु आपके दिए हैं ए बी और इसके बीच में एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है। तो क्या बताएं, इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषी शब्द क्या, ये अभिधारणा अविरोधी है। तो ये पहला होगा आपका अभिधारणा विरोधी, अभिधारणा अविरोधी क्यों होगा, क्योंकि तीसरा बिंदु उससे होकर केवल एक ही रेखा खींचे, इसलिए ये अभिधारणा विरोधी है और ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद सेकंड नंबर दिया आपका, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं। 3 बिंदु विद्यमान है, एक बिंदु हो गया आपका ए और एक हो गया बी और एक हो गया सी। जो ए बी 3 बिंदु विद्यमान है वे एक रेखा पर स्थित नहीं, और ये तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो इससे हमारा इनको मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो ये अभिधारणा अविरोधी नहीं है, यह अभिधारणा अविरोधी नहीं है और ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है कि यदि दो रेखाएं और ए और बी के बीच सी ऐसा स्थित है जो स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर हाफ ए बी। तो आपका एक रेखाखंड है ए बी, इसके बीच में एक बिंदु सी स्थित है, तो हमें सिद्ध करना है और दिया क्या, ए सी बराबर बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए सी के बराबर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर ए बी सिद्ध करना है। तो आपका ए सी बराबर बी सी ये दिया था, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, दोनों साइड हम सी जोड़ देंगे। तो ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। तो ए सी में ए सी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2AC हो जाएगा, और उधर बी सी में ए सी जोड़ेंगे तो बी सी में ए सी जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए बी। तो ए बी हो जाएगा। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी 2 इधर आ जाएगा तो पट्टे में हो जाएगा 1/2 ए बी। ऐसे सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया हमारा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, सिद्ध कीजिए एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, सिद्ध करना है। तो ए बी रेखाखंड, इसका मध्य बिंदु सी है, तो मान लीजिए इस यहाँ पे एक बिंदु मध्य बिंदु सी दिया है। हमारा क्या होगा कि सी बराबर अभी हमने प्राप्त किया था हाफ ए बी, मध्य बिंदु होगा तो हाफ ए बी होगा, ए बी का आधा होगा। और ये जो आपका ए डी दिया है, तो ए डी बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अगर ये भी मध्य बिंदु है तो ये क्या होगा, हमारा हाफ ए बी होगा। अब ये दोनों बराबर हैं तो हाफ ए बी तो हाफ ए बी ए सी बराबर हाफ ए बी, तो हाफ ए बी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, ए डी रखेंगे। तो हम देखेंगे क्या ए सी रेखा ये रेखा है और ए डी रेखा ये रेखा है, तो क्या दोनों रेखाएं बराबर थी, नहीं बराबर थी। तो ऐसा प्राप्त नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा कि केवल एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बना दिया है आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी तो सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी। ये आकृति है आपकी ए बी सी और डी। सिद्ध क्या करना है, दिया क्या है हमारा, ए सी बराबर बी डी दिया है, ए सी बराबर दिया है बी डी। तो सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर जो होगा वो सी डी होगा। तो ए सी बराबर हो सकता है, ए सी में हम बी सी माइनस कर लें,
AC में हम ये BC माइनस कर दें, और इधर हम BD में, ये BD है, BD में हम BC माइनस कर दें। तो AC में BC माइनस करेंगे, AC में BC घटा देंगे, क्या प्राप्त होगा हमारा AB प्राप्त होगा, और इधर BD में हम BC घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा CD प्राप्त होगा। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि यूक्लिड के अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अपग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न 5वें अपग्रहित से संबंधित नहीं है। तो 5वें अपग्रहित यहाँ पे नीचे दी है आपका। 5वें अपग्रहित पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये कथन सत्य है आपका, ये कथन सत्य है। कैसे सत्य होगा, मान लिया कोई पूर्ण संख्या है 4, इसका भाग मतलब भाग करना है, तो इसका आधा करेंगे भाग, तो 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 प्राप्त होगा। तो ये पूर्ण 4 था और ये 2 इसका भाग है। तो क्या दिया था कि पूर्ण भाग अपने भाग से बड़ा होता है, तो पूर्ण भाग 4 इससे बड़ा है। अगर इसका और भाग करेंगे तो ये तो आधा हुआ, अगर तिहाई करेंगे तो तिहाई कितना आएगा, 3 का भाग 4 में देना है, 3 एक कम 3, 1 बचेगा, 3 त्रिक 1.3 आएगा। 1.3 भी 4 से छोटा है, 4 बड़ा है, तो ये कथन हमारा सत्य होगा।